शुक्रिया रजत जी। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने आज भी मेडल जीता है? कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप में चैंपियन बनते बनते चूक गए, सिल्वर मेडल मिला। शूटिंग में महिलाओं ने जीत हासिल की है। दरअसल यह खबर भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आज से हम हौसला बढ़ाएंगे तो पेरिस में हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। खिलाड़ी के लिए एक दिन ताली बजाने से या एक दिन माहौल बनाने से नहीं होता है। खिलाड़ी 365 दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर मेडल जीतते हैं। लेकिन मेडल सिर्फ खिलाड़ी की मेहनत से नहीं जीता जाता। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जरूरत है कि खिलाड़ी की जो जरूरत हो, उसे जो फैसिलिटी चाहिए वो सरकार से मिले। सिस्टम खिलाड़ी को रोक नहीं, टोके नहीं, मदद करे। और यही काम मोदी ने किया। सिर्फ 2014 से 2021 तक नहीं किया। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी वो गुजरात में ये काम करते थे। जब पीएम बने तो पूरे देश के लिए करने लगे। इसलिए आज हम इस सीरीज में खिलाड़ियों की बात करेंगे और मोदी से उनके रिश्ते की बात करेंगे, ताकि खेलो इंडिया सिर्फ स्लोगन ना रहे, एक मिशन बने। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। इंडिया ने मेडल पहले भी जीते, लेकिन हर खिलाड़ी के पास सीधे पीएम का फोन पहली बार गया। जो जीता उसके पास भी गया, जो हारा उसके पास भी गया। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। नमस्कार सर। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। मोदी ने फुल क्रेडिट खिलाड़ियों को दिया। 125 ओलंपिक्स हुए, 100 में भारत ने हिस्सा लिया, लेकिन पहली बार हुआ कि हर दिन हर एथलीट पर प्रधानमंत्री की नजर थी। ओलंपिक की हर बड़ी खबर पर सीधे प्रधानमंत्री की रुचि थी। टोक्यो में ओलंपिक्स और देश में क्रिकेट चल रहा था, मगर इंडिया में ओलंपिक गेम्स ट्रेंड कर रहे थे। सिर्फ ओलंपिक गेम्स नहीं, पैरालंपिक पर भी बात हुई। पैरालंपियंस को भी मोदी ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। सुहान जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सर बताए थे, जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे। आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। सर नमस्ते। सभी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और आपने देश का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच सर। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले विज्ञान भवन में फंक्शंस हुआ करते थे। मंच पर मंत्री, एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ अफसर बैठते थे। गुलदस्ते और मोमेंटो दिए जाते थे। कार्यक्रम खत्म हो जाता था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर रवैया बदला है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। मोदी के पीएम बनने से 3 साल पहले क्या होता था, ये देखिए। तब हेडलाइन छपती थी कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं है।
ये वही साल था जब कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटने वाली प्लेयर्स को ऑटो रिक्शा का इंतजार करना पड़ता और तब दुनिया ये कहकर मजाक उड़ाती कि मेडल जीतने का सपना देखना छोड़ दो। जो मेडल जीत कर आते थे उन्हें अपनी माँ के गहने तक बेचने पड़ गए। ये हवाई बातें नहीं, इसका सबूत कैमरे पर है। सर 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था, और वो पैसे कैसे मैनेज किए आज बताऊंगा, वो दिल की बात। वो मेरी माँ के गहने बेच के गया था। और मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएं थी, आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है। 7 साल में सब बदल गया। अब मेडल विनर्स हो या ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में जाने वाली पूरी टीम इंडिया वतन वापसी के बाद मेजबान प्रधानमंत्री होते हैं। रूटीन से हटकर खुलकर बात होती है। फैमिली बहुत खुश है सर, आपने बहुत उत्साहवर्धन किया। समुद्र में बोट चलाने का बड़ा मन हाँ? तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। मैं सब नए लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था वो एक्साइटमेंट में कोट के ऊपर चढ़ गया सर। पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के। तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो। इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ? अगर होता भी था तो सिर्फ फोटो सेशन होते थे और उसमें भी खिलाड़ी पीछे खड़े रहते थे और नेता आगे बैठे दिखते थे। लेकिन मोदी ने ये कल्चर बदल दिया। अब खिलाड़ी पीछे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखते हैं। और एथलीट्स से बेहतर इस बदलाव का विश्लेषण कौन कर सकता है? जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज आपसे रिलेट करता हूँ कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते अगर उनका बच्चा, अगर पिताजी टीचर हो तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है, कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। तो देखिए 130 करोड़ दोस्त देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। सर मुखिया तो एक ही होता है, तो आप हम सबको लीड कर रहे हैं सर। हाँ आप भी, आपकी सोच इतनी अच्छी है सर, आप सबको साथ लेके चलते हैं सर। आप खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी फौजी जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, आप उन सबको अपने आप से जोड़ के और उनके लिए काम करते हैं। ओलंपिक गेम्स हो या पैरालंपिक गेम्स हो, खेल शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में तालियों के साथ मोदी एथलीट्स का जोश भी बढ़ाते हैं और दिल्ली से टोक्यो तक डू वेल इंडिया वाला मैसेज भी पहुंचाते हैं। कोई जीते या हारे, फोन भी घुमाते हैं, घर भी बुलाते हैं। और ये वो खेल है जो क्रिकेट नहीं है। दूसरे एथलीट्स बोल रहे कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। वो हमको इतना गर्व महसूस होते हैं कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए। ये भी अच्छी बात है कि सर आपने पैरा को और एबल को सेम सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, तो बोला आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम। और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया एबल को और पैरा को, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मोदी क्रिकेट के भी फैन हैं। 2009 से 2014 तक 5 साल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। मगर अब मोदी तलवारबाजी की भी बात करते हैं।
मैं पहली बार इसको हाथ लगा रहा हूँ जीवन में। थैंक यू सो मच। देश को इसका ज़्यादा परिचय भी नहीं है और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियाँ इस पर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना। जेवलिन के बारे में भी देश ज्यादा जानने लगा है। बेटे और बेटियां दोनों हॉकी स्टिक फिर थामने लगे हैं। बैडमिंटन के स्मैश भी सीख रहे हैं तो ये मैं ऑप्शन करूँगा। और बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहन रहे हैं। इन्हें पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की मैं लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, उसे परखना होता है। सरकार का काम है टैलेंटेड खिलाड़ी को हर सुविधा देना। मोदी ने यही तो किया। पीवी सिंधु ने स्टेडियम मांगा तो स्टेडियम दे दिया। किसी एथलीट को कोच की जरूरत थी तो उसे कोच मिल गया। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टोक्यो ओलंपिक्स में कुल 7 मेडल। भारत के 99 साल के ओलंपिक खेलों के इतिहास में 28 मेडल आए, लेकिन 100वें साल यानी 2020 ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा 7 मेडल्स आए। 2016 रियो पैरालंपिक्स में 19 एथलीट्स लेकर जाने वाला भारत 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 19 मेडल लेकर लौटा। सोचिए, 60 साल के पैरालंपिक्स गेम्स के इतिहास में आज से पहले सिर्फ 12 मेडल्स, मगर इस बार पूरे 19 मेडल। मेडल आने की बात तो सब जानते हैं, लेकिन वो मेडल लाने से पहले क्या हुआ ये कोई नहीं बताता। कोई ये लॉजिक देता है कि इस बार इतने मेडल आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर कोई ये नहीं बताता कि मोदी ने बतौर पीएम शुरुआत तो 7 साल पहले की है। यही कोशिश 70 साल पहले हुई होती तो आज ओलंपिक्स गेम्स में 7 नहीं 75 मेडल्स आ रहे होते। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि खेल को लेकर इंडिया का माइंडसेट पिछले 7 साल में चेंज नहीं हुआ। मोदी पिछले 11 साल से मिशन मोड में जुटे हुए हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर मोदी ने 11 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, तब जाकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खेल की दुनिया में इंडिया का डंका बजाया। और इसकी शुरुआत हुई साल 2010 में, जब मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात को दिया था उसका अपना खेल महाकुंभ। शुरुआत गुजरात से हुई थी, मगर माहौल हिंदुस्तान में दिखने लगा था। जब भी हमारे देश में खेलकूद का माहौल होता है और जब भारत मेडल नहीं जीत पाता है तो चारों तरफ आलोचनाएं, प्रताड़नाएं, नकारात्मकता का माहौल पैदा हो जाता है। सब दूर एक आवाज उठती है कि 100 करोड़ का देश क्यों कुछ कर नहीं पाता है। सवाल बहुत वाजिब है, चिंता स्वाभाविक है, पीड़ा होना भी बहुत सहज है। लेकिन क्या हम इस पीड़ा को संजो करके बैठे रहेंगे? क्या हम हमारे खिलाड़ियों की आलोचना करते रहेंगे कि कहीं से शुभ शुरुआत करेंगे? भाइयों बहनों, सपना बहुत ऊंचा है, शुरुआत बहुत छोटी है। ये खेल महाकुंभ
कल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, ऐसी मेरी सोच नहीं है, लेकिन सही दिशा में एक कदम तो उठाएं। 2010 में पैरालंपिक मेडलिस्ट भवीना पटेल और टेबल टेनिस प्लेयर सोनल पटेल के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें अपने आप में एक कहानी है। उस वक्त सोनल पटेल की व्हील चेयर की कमान मोदी के हाथों में थी और चेहरा सामने की तरफ था। मानो मोदी पैरालंपियन से कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन खेल के प्रति समाज और सिस्टम दोनों की सोच बदलने का वक्त आ गया है। मोदी ने नम आंखों से इसी से जुड़ा एक किस्सा साल 2012 में सुनाया था। भाइयों बहनों, आज हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, स्पेशल ओलंपिक का। जब खेल महाकुंभ की योजना बनाई थी पहली बार, तब ये स्पेशल ओलंपिक उसका हिस्सा नहीं थी। इस वर्ष से उसको हमने जोड़ा है और उसकी प्रेरणा भी मुझे इन स्पेशल एथलेट्स ने दी है। मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर के इस काम को कर रहा हूं। ये मेरे दिमाग का विषय नहीं है, इसकी क्रेडिट मुख्यमंत्री को नहीं जाती है, इसकी क्रेडिट उन स्पेशल एथलेट्स को जाती है। 3-4 महीने पहले चीन के अंदर शायद स्पेशल एथलेट्स का कंपटीशन था। उसमें गुजरात के बच्चे खेलने के लिए गए थे, वे विजयी होकर के आए। तो मुझसे पूछा गया कि वो हम मुख्यमंत्री के निवास पर आना चाहते हैं इन बच्चों को लेकर के। हमारे चौधरी जी का फोन आया था। मैंने कहा भाई मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे घर जरूर आइए। ये सभी बच्चे, कोई मंदबुद्धि के बच्चे थे, कुछ विकलांग बच्चे थे, ईश्वर ने उनको कुछ कमी दी थी, वे सब मेरे घर आए थे। मैंने उनसे बात की, करीब घंटे 2 घंटे मैंने इनके साथ बिताए। It touched to my heart. मेरे दिल को छू गया। और उसी दिन मैंने तय किया इन बच्चों का ख्याल सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा समाज करेगा। और तय किया कि इस खेल महाकुंभ का प्रमुख हिस्सा ये स्पेशल एथलेट रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब गुजरात से खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वजह बहुत साधारण सी थी, किसी ने ना तो उन पर कभी भरोसा किया और ना ही ध्यान दिया। मोदी ने खुद ही ये बात कही थी। राज्य की व्यवस्था को पता तक नहीं होता था कि कहां खेल चल रहे हैं, कौन खेल रहा है, कौन जीत रहा है, किस खेल के अंदर किसकी क्या क्षमता है। एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सारे विषयों को मैं बड़ी बारीकी से देखता था और हर 4 साल के बाद जब ओलंपिक होती थी और भारत हार गया, ये जब खबरें आती थी मीडिया में, एक्सपर्ट लोग आर्टिकल लिखते थे, घंटों पर टीवी डिबेट होती थी,
100 करोड़ का देश, न हम गोल्ड मेडल ला पा रहे हैं, हमारा कहीं नाम नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते आंसू बहते थे, फिर दुनिया उसी दिशा में चल जाती थी, हम भूल जाते थे। चीफ मिनिस्टर मोदी इसी भूलने वाली सोच को हराना चाहते थे। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर से खिलाड़ी लाना चाहते थे। जब तक खेल हमारी रगों में नहीं होता है, तब तक खेल दिल्ली आने की संभावना नहीं होती है। और इस खेल महाकुंभ के प्रयास के माध्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। सीएम के तौर पर मोदी की फ्यूचरिस्टिक सोच का नतीजा देखिए। खेल महाकुंभ में कोई एज लिमिट नहीं है, ये आज भी जारी है और हर साल औसतन 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेकर अपना फ्यूचर सेट करते हैं। अगर उनको मौका दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए, तो कितना बड़ा सामर्थ्य दिखा सकते हैं, ये हमने आज अनुभव किया है। खेले कोई भी, लेकिन जीतेगा गुजरात। खिलाड़ी कोई भी होगा, लेकिन जीतेगा गुजरात। और हम चाहते हैं ये खेल महाकुंभ अब इस गुजरात की धरती पर हर वर्ष होगा। अगर पहला प्रयोग इतना सफल हुआ है, तो धीरे धीरे उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी, नौजवानों को कितनी शक्ति मिलेगी, मैं अंदाज कर सकता हूं। ये इसी खेल महाकुंभ का नतीजा है कि इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में गुजरात की 6 फीमेल एथलीट्स ने भारत को रिप्रेजेंट किया। और ये मोदी की 11 साल की मेहनत का ही नतीजा है कि दोनों ही गेम्स में भारत ने मेडल टैली में इतिहास रचा। खेल महाकुंभ शुरू किया उन्होंने और कहना था कि भाई स्पोर्ट्स जो है एक एलीट तक रह गया, उसने हर स्पोर्ट पे, मतलब आप बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, शूटिंग, स्केटिंग, हर स्पोर्ट, उन्होंने कहा कि ये खाली शहरों तक सीमित रह गया है। बट गांव का टैलेंट हम लोग क्यों टैप नहीं कर रहे हैं? एक तो है कि भाई गांव में पोटेंशियल को देखना, टैलेंट को देखना, उस टैलेंट को ट्रेन करना। यू हैव टू first see the potential, then search the talent and then nurture that talent. तो ही went to, वो उन्होंने पूरा नेटवर्क क्रिएट किया और खेल महाकुंभ का कॉन्सेप्ट किया कि भाई गांव से लेके स्टेट लेवल तक पूरा की पूरा एक सिस्टम बना और जो पोटेंशियल वाले जो भी खिलाड़ी हैं या उनको ट्रेनिंग दी जाए, तालीम दी जाए, उनके न्यूट्रिशन का भी एडिक्वेट ध्यान रखा जाए और एनकरेज किया जाए और कोई फाइनेंसिस की या रिसोर्सेज की कोई कमी ना आए, इसका खास ध्यान रखा और हर स्तर पे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एंड उसके रिजल्ट अब हम देख रहे हैं। उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। हम समझें कि भाई साल, 2 साल, 3 साल में रिजल्ट मिले, रिजल्ट आते आते 5 साल, 7 साल, 10 साल रह जाते हैं। बट आप देखिए अब गुजरात के अंदर मेरे ख्याल से कितने लोग, 6 लोग ओलंपिक्स में गुजरात से पार्टिसिपेट किए। आज आप खेलने के लिए आए हैं, कल आप जीतने के लिए खेलेंगे और परसों आप जीत पाकर के रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। हर गांव में एक माहौल बना और ये मेरा मत है। खेल समाज की जेनेटिक सिस्टम में होना चाहिए, खेल हमारी रगों में होना चाहिए। तो हमने स्पोर्ट्स को हमारी रगों में लाना पड़ेगा, हमारे जीन में लाना पड़ेगा और इस खेल महाकुंभ के प्रयास के माध्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर की सोचते हैं। 2010 में मोदी ने गुजरात को स्पोर्टिंग स्टेट बनाने का सपना देखा था। बतौर प्रधानमंत्री मोदी पिछले 7 साल में उसी सपने को इंडिया के लिए साकार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत भी मोदी ने 2014 के बाद नहीं की, बल्कि 2013 में ही पुणे के एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया का खेल वाला रोड मैप देश के सामने रख दिया था और ये कहा था कि 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हो
सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? सोच जो ये लोग, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पड़ के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहो। सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। 2014 में दिल्ली आते ही मोदी मिशन मोड में जुट गए और सितंबर 2014 में ही खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम स्टैब्लिश कर दिया। मकसद था 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की मेडल टैली में इजाफा करना, और इसका असर 2016 के रियो ओलंपिक्स और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखाई दिया। टॉप्स के स्पॉन्सर्ड एथलीट्स पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2016 पैरालंपिक्स में जिन एथलीट्स को टॉप्स ने स्पॉन्सर किया, वो एथलीट्स 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जिन एथलीट्स ने मेडल जीते, उनमें से 47 ऐसे थे जिन्हें इसी टॉप्स ने स्पॉन्सर किया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस वक्त देश के 106 एथलीट्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कवर्ड हैं। मोदी ने बतौर सीएम और फिर बतौर पीएम इंडियन स्पोर्ट्स के लिए फ्यूचर का जो गोल सेट किया, उसका रिजल्ट टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में दिखाई दिया। बीते 5-6 वर्षों से भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं। 21 का इंडिया यंग और एनर्जेटिक है और 2017 में इस एनर्जी को बूस्ट करने का काम किया मोदी के खेलो इंडिया प्रोग्राम ने। 12 पॉइंट एजेंडे के साथ इस इनिशिएटिव का मोटो था भारत में ग्रास रूट लेवल पर न सिर्फ स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना, बल्कि मजबूत फ्रेमवर्क की बदौलत भारत को दुनिया का ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन बनाना। शुरुआती 3 साल में इस प्रोग्राम के लिए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। फोकस सिर्फ एक था, इंडिया के हर गली, हर मोहल्ले से चैंपियंस ढूंढ कर लाना। अगर सपने देखने का सामर्थ्य हो तो दुनिया कैसी बदलती है वो यहां पर के देख सकते हैं। खेल जगत के जितने भी लोग आज यहां आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाद में इस पूरे स्टेडियम की सारी फैसिलिटी देख करके जाएं और औरों को भी आप प्रेरित करें कि अब हिंदुस्तान में भी वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ओलंपिक के मैदानों में भारत की भी गूंज सुनाई देगी और अधिक ताकत के साथ सुनाई देगी और अधिक व्यापकता के साथ सुनाई देगी। दुनिया के छोटे छोटे देश भी ओलंपिक में सफलता के कारण सारे दुनिया में अपना नाम बना देते हैं। 125 करोड़ का हिंदुस्तान भी उन सपनों को पूरा कर सकता है। वो सामर्थ्य हमारे देश में है।
अवसर चाहिए नौजवानों को, व्यवस्था चाहिए नौजवानों को। मोदी जब कंट्रोल रूम में बैठते हैं, खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बात सिर्फ उनके खेल तक सीमित नहीं रहती। फिट इंडिया की भी बात होती है। मोदी खुद फिटनेस का मंत्र देते हैं। डाइट क्या लेते हो ये भी पूछते हैं और नया आइडिया भी देते हैं। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। आपको ये जो नया मंत्र जगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर। मोदी के भीतर का खिलाड़ी अभी रुका नहीं है। पिछले 2 ओलंपिक का टारगेट अचीव हो चुका है। अब अगला टारगेट 2024 पेरिस ओलंपिक्स भी है और 2036 ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी की दावेदारी के लिए भी अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरुआत की और परिणाम ये हुआ कि गुजरात में जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और उसका एक एग्जाम्पल है इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है जो कि ओलंपिक लेवल के जो ट्रेनिंग होती है उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएं। अहमदाबाद में पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल पर इस तरह के काफ़ी जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसका निर्माण होना शुरू हुआ है, जिसका कि अब असेसमेंट किया जाएगा कैसे उसको ये जो ओलंपिक की बिडिंग है उसके दावेदारी के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। जो ये स्टडीज़ होंगी उसमें इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि परिणाम ये हुआ है पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है कि अहमदाबाद में जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो तेज़ी से बढ़ी हैं। आज मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो स्विमिंग पूल्स हैं, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स, आज से 10 साल पहले शायद अहमदाबाद में एक ही ऐसा पूल था। आज इसकी संख्या बढ़कर के पूरे अहमदाबाद में 10 से 15 हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे अहमदाबाद उस लेवल पे आगे बढ़ रहा है और अब प्लानिंग ये की जा रही है कि उसे पूरी तरह इस तरह डेवलप किया जाए कि जब भारत अपनी दावेदारी पेश करे 2036 के लिए, तब वो पूरे विश्व के सामने इस तरह की जो पूरी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है उसको शोकेस कर सके। एथलीट्स से मोदी की बॉन्डिंग जबरदस्त है। 2018 में पैरालंपियंस के साथ मोदी की इन पर्सन मीटिंग हो या फिर 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के चैंपियंस के साथ ऑन कैमरा डिबेट हो, मोदी सबको कंफर्टेबल कर देते हैं और यही कंफर्ट मेडल में तब्दील होते हैं। ये सब 2014 के बाद ही हुआ है। 2016 में मोदी ने ओलंपिक टीम को सेंड ऑफ दिया। तब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने लिखा, फर्स्ट टाइम एवर। और ये सिलसिला आज भी जारी है। मोदी हर मोर्चे पर इंडिया के साथ साथ इंडियन स्पोर्ट्स को भी नंबर 1 पोजीशन पर देखना चाहते हैं, इसलिए खिलाड़ियों से पर्सनल कनेक्ट रखते हैं। वो जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्टिंग अचीवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें भी एक नई सोच होती है और यह सिलसिला आज से नहीं 20 सालों से चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पर इस बार मोदी को जितने भी ओलंपियंस ने अपने अपने खेलों से जुड़े इक्विपमेंट्स दिए हैं, इस वक्त उन सबकी नीलामी चल रही है और मोदी नीलामी से मिली रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाएंगे। खुद मोदी से सुनिए इसके पीछे का किस्सा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था।
फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में तब्दील करने की बात हो, या फिर भारत के स्पोर्ट्स कल्चर को खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब से खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब में तब्दील करना हो, पीएम के तौर पर 7 साल में मोदी ने खेलो इंडिया खेलों की नई परिभाषा गढ़ी है। और ऐसा करके मोदी ने इंडिया को जीतना भी सिखाया है और हार को हराने का नया मंत्र भी दिया है। मेडल जीतते उनकी खुशी बढ़ जाती है। टाटा ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को वापस हासिल कर लिया है। एयर इंडिया की कीमत क्या है ये सिर्फ टाटा ही जानते हैं। टाटा के पास 18,000 करोड़ रुपए पहले भी थे, लेकिन बस मौका नहीं था। बहुत लोगों ने एयर इंडिया की बिक्री पर सियासत शुरू कर दी है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हर रोज एयर इंडिया को 20 करोड़ का घाटा हो रहा था। ये घाटा टैक्स पेयर्स की कमाई से ही भरा जा रहा था। अब टाटा एयर इंडिया को चलाएगा, क्योंकि ये एयरलाइन शुरू भी टाटा ने ही की थी। टाटा को जब महाराजा वापस मिला तो रतन टाटा ने सिर्फ 3 शब्द लिखे, वेलकम बैक एयर इंडिया, और 2 सिंबल लगाए, एक में प्लेन बना है, दूसरे में मकान, क्योंकि 68 साल के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई। एयर इंडिया वो ख्वाब है जिसको सबसे पहले जेआरडी टाटा ने देखा। जेआरडी यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको पूरी दुनिया जेआरडी के नाम से जानती है, और उनके नजदीकी दोस्त उसे जेह कहकर पुकारते थे। जेआरडी पहले भारतीय कमर्शियल पायलट थे, इसलिए उनके पायलट लाइसेंस में 1 लिखा था। जब एयर इंडिया की नीलामी की गई तो टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई। स्पाइस जेट के लिए ये एक बिजनेस का सौदा था, जबकि टाटा के लिए अपने इतिहास को वापस करने की बात। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई। वहीं अजय सिंह ने 15,100 करोड़ का दांव चला। एयर इंडिया की नीलामी में टाटा ग्रुप की जीत हुई और एयर इंडिया अब वापस टाटा ग्रुप का हुआ। टाटा ग्रुप का 68 साल का इंतजार खत्म हुआ। वो सपना फिर से टाटा का हुआ जो कभी जेआरडी टाटा ने देखा था। साल 1932 था, तारीख 15 अक्टूबर और वक्त सुबह के 6:30 बजे, जब जेआरडी टाटा ने कराची से उस वक्त के बॉम्बे के लिए उड़ान भरी और दोपहर के 1:50 पर टाटा एयरलाइंस का प्लेन लैंड हुआ। इस प्लेन में 25 किलो चिट्ठियां भरी थी। 1932 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। टाटा सन्स के जेआरडी टाटा फाउंडर थे। उस वक्त एयरलाइन का नाम टाटा एयरलाइंस था। 1938 तक कंपनी ने घरेलू उड़ानें शुरू की। मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ भी किया है एयर इंडिया को छोड़कर, जिसको मैंने शून्य से खड़ा किया, एक छोटी सी मेल एयरलाइन से, इसके अलावा मैंने खुद से कुछ बनाया नहीं। बाकी सब कुछ अपने आप होता गया। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक कच्चे से मकान से संचालित होता रहा। वहीं मौजूद एक मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मानसून आता तो इस मैदान में पानी भर जाता था। उस वक्त टाटा एयरलाइंस के पास 2 छोटे सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। पानी भर जाने की सूरत में जेआरडी टाटा अपने हवाई जहाज पूना से संचालित करते थे। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला कमर्शियल साल रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी साल 155 पैसेंजर्स और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाजों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 160,000 माइल तक की उड़ान भरी। वक्त था टाटा एयरलाइंस को ब्रांड बनाने का। इस कंपनी के पहले एम्प्लॉई बॉबी कुका ने
टाटा के सामने महाराजा नाम प्रस्ताव रखा, जो आगे चलकर एयर इंडिया की भी पहचान बना। 1946 में टाटा सन्स के बीच बंटवारा हुआ और नई कंपनी एयर इंडिया पब्लिक लिमिटेड नाम हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ और देश में बड़े बदलाव का दौर शुरू हुआ। और इस बदलाव में एयर इंडिया की तकदीर भी बदली गई। 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ले ली थी। अब तक टाटा अपने दम पर एयरलाइंस चला रहे थे और अब सरकार से मदद मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इसके आगे जो कुछ होने वाला था, उसकी उम्मीद जेआरडी टाटा को भी नहीं थी। देश आजाद हुआ तो टाटा की उड़ानें और बढ़ी। तभी भारतीय सरकार ने अगस्त 1953 में सभी 9 निजी हवाई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इनमें एयर इंडिया भी शामिल थी। सारी कंपनियों का एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस में मर्जर हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।